हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरएम स्टडी पॉइंट में। आज हम हिस्ट्री क्लास 7 या सीईआरटी का करेंगे। जितने भी अभ्यास क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे आज हम करने वाले हैं और उसके बाद जो है क्लास 8 का भी आज हम समाप्त कर देंगे। तो इस प्रकार से आपका टोटल हो जाएगा हिस्ट्री पोर्शन और जो है ज्योग्राफी हमने करवा दिया है। तो चलिए पहला क्वेश्चन को हम देखते हैं और पहला अध्याय है कब, कहाँ और कैसे से। क्वेश्चन बहुत ही सुंदर है और यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें अभ्यास प्रश्न में है कि रिक्त स्थान को पूर्ति करें। 16वीं सदी के आरंभ में तो किसने, तो बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था, ये आपको याद रखना है। दूसरा है कि डैश एक विशेष प्रकार का फारसी इतिहास है, तो क्या है, बाबरनामा एक प्रकार का विशेष फारसी अभ्यास है, क्या है, फारसी इतिहास है। और ग है कि डैश लोगों द्वारा भारत में नए धर्म का आगमन हुआ, तो अरबों के साथ जो है मुस्लिम धर्म का यहाँ पर आगमन शुरू हो जाता है। और घ है कि भारत में कागज़ का प्रयोग कब, तो 13वीं जो है शताब्दी में आसपास इसके शुरू हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर जोड़ा लगाना है और जोड़ा में आपको पता ही होगा कि प्रीवियस ईयर में बनाते होंगे तो आपको पता होगा यहाँ से कितना क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। राजतरंगिणी क्या है, तो राजतरंगिणी यहाँ पर कल्हण के द्वारा लिखा गया और यह जो है कश्मीर का इतिहास बताता है, ठीक है। और भक्ति संत कौन, तो दरिया साहब, भक्ति संत कौन, तो दरिया साहब। और तबकात नासिक के बारे में आपको पता ही है कि बिहार का सबसे पहले नाम इन्हीं के द्वारा लिया गया और ये जो है मिनहाज उस सिराज तबकात ए नासी के लेखक। और यहाँ पर देखेंगे शेर शाह का मकबरा, तो शेर शाह का मकबरा सासाराम में है, रोहतास जिला पड़ता है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए अंतिम है आपका मानसिंह। मानसिंह क्या हो जाएगा, मानसिंह हो जाएगा बेकटपुर का शिव मंदिर। एक बार पुनः हम आपको मिला देते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप तो मिला ही लिए होंगे। राजतरंगिणी, कश्मीर का इतिहास, भक्ति संघ, दरिया साहब, तबकात नासिरी, मिनहाज उस सिराज और शेर शाह का मकबरा सासाराम और मानसिंह बेकटपुर का शिव मंदिर, इतना आपको याद रखने हैं। चलिए अब जो हम चलेंगे दूसरा अध्याय पर। दूसरा अध्याय का और जो है क्वेश्चन देखेंगे और दूसरा अध्याय में भी क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है, कुछ नहीं है। यहाँ पर आप देख लेंगे सोमनाथ क्या हो जाएगा, सोमनाथ गुजरात का। ये सारे क्वेश्चन आपको पता लग रहा होगा कि क्वेश्चन जो है आपको प्रीवियस ईयर में मिलते हैं यहाँ पर। और दूसरा क्वेश्चन देखेंगे पाल वंश का क्या हो जाएगा, तो पाल वंश हो जाएगा आपको बंगाल में। और गोपाल तो लोगों के द्वारा चुना गया शासक था। कन्नौज है, कन्नौज आप जानते ही हैं कि त्रिपक्षीय संघर्ष जो है कन्नौज में होते हैं। और मध्य भारत क्या है, तो मध्य भारत गुर्जर और प्रतिहार, ये सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर से पूछे जा सकते हैं। ये नए राज्य और राजाओं का उदय अध्याय के नाम से था और ये क्वेश्चन जो है आपको प्रीवियस ईयर में भी आपको बहुत ही अच्छी तरह से मिलता होगा। त्रिपक्षीय युद्ध जो आप जानते हैं, 3 पक्षों के साथ युद्ध जो लड़े गए थे, इसी को त्रिपक्षीय युद्ध के नाम से आप जानते हैं। इसमें कौन कौन था, तो इसमें प्रतिहार था, राजकोट था और पाल था, ये 3 था, याद रखना है। गुर्जर का प्रतिहार, दक्कन का राष्ट्रकूट और बंगाल का पाल, याद हुआ होगा। चलिए अब जो है हम चलेंगे कौन, तो अब हम चलेंगे आगे। अब जो है हम तीसरा अध्याय करेंगे, इसमें तुर्क अफगान शासक का। और तुर्क अफगान शासक में आपको पता ही है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका काल हम थोड़ा आपको बता दें। देखिए 1206 से लेकर 1210 तक जो है कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। उसके बाद ये जो था प्रारंभिक तुर्क का शासन, गुलाम वंश भी इसको आप कहते हैं, ये आपको याद होगा। 1206 से लेकर 1290 तक चलता है। दूसरा होता है कौन, तो दूसरा होता है खिलजी वंश, 90 से लेकर 30 तक, 1290 से 30 तक तुगलक वंश। तो खिलजी वंश में कौन आता है, तो जलालुद्दीन खिलजी आता है। और उसके बाद जो है तुगलक वंश जो है 1320 से 14 तक होता है और इसमें गयासुद्दीन तुगलक आता है। और उसके बाद जो है सैयद वंश होता है, सैयद वंश का कौन होता है, तो खिर्ज खां होता है। और लोदी वंश उसके बाद आता है, अंतिम है ये लोदी में, और यह जो है बहलोल लोदी था। तो यही सब क्वेश्चन इसमें आपको मिलने वाले हैं, बहुत कुछ ऐसा इसमें है नहीं अध्याय में। देखिए क्वेश्चन इसमें क्या है, तो सभी तो आपको अभी तक हम बता दिए हैं, यहाँ पर मिला दीजिए। अब प्रारंभिक तुर्क क्या हो जाएगा, तो प्रारंभिक तुर्क कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश जो है, खिलजी वंश और तुगलक वंश और सैयद और लोदी, ये आपको बताने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। खिलजी में देखेंगे तो जलालुद्दीन कौन हो जाएगा, जलालुद्दीन कब से कब है, 1290 से लेकर 1320 तक। तुगलक में देखेंगे तो कौन हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा। गयासुद्दीन तुगलक का काल कब से कब है, तो 1320 से 14 तक है। और यहाँ पर देखेंगे कि सैयद वंश में आपको कौन आता है, सैयद वंश में आपको आ जाता है खिर्ज खां जो है, इसका काल जो होता है 14 से लेकर 51 तक का होता है। और पूरा का सैयद वंश का। और देखेंगे लोदी वंश का, तो बहलोल लोदी। और उसके बाद जो है अंतिम शासक होता है इब्राहिम लोदी, जो 26 में बाबर के साथ लड़ता है और मारा जाता है। ये इब्राहिम लोदी जो उसके मतलब इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध होता है बाबर का, जो पहला पानीपत का युद्ध होता है 26 में, 1526 में।
तो इस प्रकार से ये चैप्टर भी आपका समाप्त होता है और हम चलेंगे अब जो होगा चौथा अध्याय में, और चौथा अध्याय भी बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि मुगल के नाम से आपको पढ़ना है। और यहाँ से क्वेश्चन मुगल साम्राज्य का मिलेगा और मुगल साम्राज्य से क्वेश्चन जो है बार बार आपसे पूछा भी जाता है। यहाँ पर हम मुगल साम्राज्य के बाद जो है आपको करवाएंगे शक्ति के प्रतीक के रूप में वास्तुकला और जो है किस किले एवं धार्मिक स्थल को। ठीक है, पहले हम कर लेते हैं किसको, तो पहले हम कर लेते हैं मुगल साम्राज्य। और मुगल साम्राज्य में कुछ क्वेश्चन है नहीं, बस आपको यहाँ पर 2-4 क्वेश्चन मिलेंगे और कुछ है नहीं। अगर हम शॉर्ट नोट्स के साथ चलते तो बहुत कुछ मिल जाता है आपको, लेकिन शॉर्ट नोट्स आप तो कहे बुक हम पढ़े हुए हैं तो शॉर्ट नोट्स की कोई ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन रिसीव करवाइए। तो चलिए क्वेश्चन रिसीव करिए। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर मिलान कर दीजिए, सही जोड़ा मिलाइए। यहाँ पर देख सकते हैं मनसबदार, मनसबदार का क्या हो जाएगा, और बैरम खान है, सूबेदार है, जहांगीर और महाराणा प्रताप है। तो ये सारे के सारे आपको मिलाने हैं। देख सकते हैं यहाँ पर मिला हुआ है, महाराणा प्रताप का हो जाएगा चित्तौड़। और यहाँ पर देखेंगे तो सूबेदार जो था वो अकबर, सूबेदार कौन, तो अकबर। और पद देखेंगे तो मनसब क्या था, एक पद था। और न्याय की जंजीर कौन लगाया था, तो न्याय की जंजीर जहांगीर के द्वारा लगाया गया था। और बैरम खां जो था वो कौन था, तो ये गवर्नर था। ये हो जाएगा आपका मिलान, पूरा का पूरा इसमें मिलान दिया ही गया है, किया गया है। तो इस प्रकार से आप देख लेंगे। ठीक है, मनसब क्या था, तो मनसब एक था पद। बैरम खान कौन था, तो बैरम खान गवर्नर था। सूबेदार क्या होता था, तो सूबेदार होता था अकबर के द्वारा। और जो है जहांगीर, जहांगीर न्याय की जंजीर, महाराणा प्रताप चित्तौड़। ठीक है, चलिए अब जो है यहाँ पर आपको खाली स्थान को भरना है, और खाली स्थान में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट दिए गए हैं और यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। चलिए अब जो है खाली स्थान में प्रथम पानीपत की लड़ाई। आपको अभी तक हमने बताया कि पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर और किसकी, इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 ईस्वी में लड़ी जाती है। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे, उसके बाद जो है आपको यदि जात एक मनसबदार के पद और वेतन का घोतक था तो सवार उसके डैश को दिखाता है। सवार जो होता था वो किसको, उसके जो है किसको दिखाता था, तो ये आपको याद रखना है, वो सैन्य बल को दिखाता था। क्या, तो सैन्य बल को। यहाँ पर तीसरा है, शेर शाह ने डैश बड़ी संख्या में निर्माण करवाया, सराय का निर्माण कराया। जैसे कि आपको मुगल सराय मिल जाता है, दलसिंह सराय मिल जाता है, बेगूसराय मिल जाता है। ये सराय का निर्माण हुआ था हर 8 किलोमीटर में, मतलब क्या, तो वहाँ पर खाने पीने रहने की व्यवस्था होती थी। एक जगह से स्थान से दूसरे स्थान की सूचनाओं की जो है व्यवस्थाएं होती रहती थी। ये सारे जो है सराय की व्यवस्था हुई। और ये जो है अभी आपको सराय तो दिख रहा होगा कि कितना सराय हो गया है और कितना फेमस सभी सराय हैं। यहाँ पर अकबर का दरबारी जो है इतिहासकार डैश था, तो आपको पता होगा कि अबुल फजल जो है अकबरनामा लिखा है, और जो है यह बहुत ही फेमस था। इसके द्वारा जो है अकबर के दरबारी कवि अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा की पुस्तक लिखी गई। ठीक है, और देखेंगे अंतिम आपका होगा डैश मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था, तो वो अकबर था। मुगल साम्राज्य का कहेगा वास्तविक संस्थापक कौन, तो अकबर। मुगल साम्राज्य का वास्तविक जो है संस्थापक अकबर के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से ये भी अध्याय समाप्त होता है। अब हम चलेंगे 5वें अध्याय पर। 5वां अध्याय भी आपका जो है क्या है, महत्वपूर्ण है, और यहाँ से क्वेश्चन जो है आपको करना है शक्ति के प्रतीक रूप में स्थापत्य, किला एवं धार्मिक स्थल के नाम से यह आपका अध्याय है। और इस अध्याय देखिए, अगर आप बुक पढ़े हैं तो अच्छी बात है, बुक में सब कुछ दिया गया है, एक एक पॉइंट आपको बताया गया है, और क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इसमें आपको मिलता है। चलिए मध्यकाल, यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखेंगे कि मध्यकाल जो है, मध्यकाल में मंदिर निर्माण की कितनी शैलियाँ थी, तो 3 शैलियाँ थी। कितना, तो 3 शैली था। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार में नागर शैली में बने मंदिरों का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है, तो आपको पता ही है कि नागर शैली में बना कौन है, तो महाबोधि मंदिर है। नागर शैली और द्रविड़ शैली होते थे, ये द्रविड़ शैली जो दक्षिण की में होते थे, और नागर शैली जो होता था ये आपको उत्तर की तरफ आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अब आगे हम चलेंगे यहाँ पर कि मुसलमानों द्वारा जो बिहार में बनाई गई सबसे महत्वपूर्ण इमारत कौन, तो मनेर स्थित मकबरा है, मकबरा ये है। अगला क्वेश्चन है कि मुगल कालीन स्थापत्य कला अपने चरम पर था, तो कब, तो शाहजहां के काल में अपने चरम पर था। ये याद रखना है, बहुत ही बार क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए अब हम जो है 5वां अध्याय करेंगे। यहाँ पर 5वां अध्याय होगा। 5वां अध्याय का नाम है शक्ति के प्रतीक के रूप में वास्तुकला, किला एवं धार्मिक स्थल। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। तो पहला
क्वेश्चन है कि मध्यकाल में मंदिर निर्माण की कितनी शैलियाँ? तो 2 शैली था, एक नागर था, एक द्रविड़ था, ठीक है? यहाँ पर देखेंगे दूसरा कि बिहार में नागर शैली में बने मंदिरों का सबसे अच्छा उदाहरण कौन-सा? तो महाबोधि मंदिर सबसे अच्छा उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कि मुसलमानों द्वारा बिहार में बनाई गई सबसे महत्वपूर्ण इमारत कौन? तो मनेर स्थित मकबरा। आपको याद होगा कि ये जो था मुगल शैली का बिहार में सबसे सुंदर उदाहरण आपको 1617 ईस्वी में निर्मित शाह दौलत का मनेर स्थित मकबरा है, शाह दौलत का, जिसे जहांगीर के समय में बिहार के प्रांतपति इब्राहिम खां काकर ने बनवाया था। किसने? इब्राहिम खान काकर ने। और यह जो है लाल बलुआ पत्थर का निर्माण से यह बनाया गया है। ये भी याद रखना है, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मुगलकालीन स्थापत्य कला जो है अपने चरम पर कब पहुँचा? तो ये शाहजहाँ के काल में पहुँचता है अपने चरम पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि शाहजहाँ ने लाल किला का निर्माण दिल्ली में किस वर्ष करवाया? तो 1638 में। और लाल बलुआ पत्थर का भी जो है इसमें उपयोग किया गया था इसी में। इसमें भी लाल बलुआ पत्थर ही है, ठीक है? तो इस प्रकार से आपका ये जो चैप्टर है ये समाप्त होता है। अब जो है हम आगे चलेंगे और आपको याद भी होगा कि अष्टकोणीय आकार का मकबरा जो है शेर शाह का मकबरा के नाम से आप जिसको जानते हैं, शेर शाह के द्वारा बनाया गया और यह अफ़गान शैली से निर्मित मकबरा है, ठीक है? और यह बिहार में है, ये भी आप जानते हैं 1545 में बनता है, अष्टकोणीय आकार का है, ठीक है? और यहाँ पर आपको शेर शाह के द्वारा जो बनाया गया ये अपने जीवन काल में ही बनाए गए मकबरे थे, मतलब वो ज़िंदा ही था, तभी वो मकबरा जो है बनता है, ये याद रखना है, ठीक है? चलिए, अब इसमें ये भी याद रखना है तुर्क अफ़गान स्थापत्य और मुगल स्थापत्य कला का दोनों का जो है यहाँ पर बिंदु मिलता है, मतलब दोनों का समावेश है। इस प्रकार से आप इसको जान सकते हैं। चलिए, अब जो है यहाँ पर देखेंगे अगला क्वेश्चन को और अगला क्वेश्चन अब होगा आपका 6ठा अध्याय का, शहर, व्यापारी एवं कारीगर से, ठीक? और इसमें सिर्फ मिलान करना है, मिलान करिए और इसको छोड़िए और कुछ इसमें है नहीं। चलिए देखेंगे इसमें पहला क्वेश्चन आप देखिएगा कि सुमेल करना है तो मंदिर नगर कहाँ? तो मंदिर नगर आपको पता ही होगा कि ये जो तिरुपति स्थान है ये क्या है? मंदिर नगर का है। और तीर्थ स्थल जो था वो था कौन? तो तीर्थ स्थल था पुष्कर। और अजमेर का जो आप जानते हैं शरीफ है और राजस्थान में है, ये भी पता होगा आपको। और हम देखेंगे दूसरा जो प्रशासनिक नगर है तो ये हो जाएगा कौन? तो दिल्ली। बंदरगाह कहाँ? तो गोवा में। और वाणिज्यिक नगर कौन? तो पटना। ये सारे इस प्रकार से आपको मिल जाते हैं, ठीक है? तो चलिए अगला हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन होगा आपका अगला अध्याय का। देखिए अब जो हम करेंगे 7वां अध्याय, बहुत ही इम्पोर्टेंट 7वां अध्याय भी है और इस अध्याय का क्या नाम है? तो सामाजिक सांस्कृतिक विकास, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसमें तो आपको ऐसे भी पूछ देता है कि शंकराचार्य जो है कितने शंकराचार्य के द्वारा जो है कितने मठ स्थापित किए गए? तो 4 किए गए, चारों दिशाओं में, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। उत्तर में आपको उत्तराखंड में है और दक्षिण में आपको तमिलनाडु में और पूरब में उड़ीसा और पश्चिम में गुजरात में द्वारिका और जो है उड़ीसा में पुरी और जो है तमिलनाडु में श्रृंगेरी और उत्तराखंड में बद्रिकाश्रम। ये सारे जो हैं आपको याद होने चाहिए। और दक्षिण भारत से भक्ति परंपरागत की शुरुआत जो है अलवार एवं नयनार संत के द्वारा होती है। ये भी याद रखना है आपको, यहाँ से क्वेश्चन जो है बार-बार पूछे जाते हैं। चलिए, अब जो है क्वेश्चन ही कर लेते हैं। क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा कौन-कौन से क्वेश्चन हैं और उसके बाद जो है रामानुज के बारे में भी आप जानते होंगे। जो-जो पॉइंट हमको दिख रहा है वो बताने का बता देते हैं आपको। तो रामानुज के बारे में, मीराबाई के बारे में, चैतन्य महाप्रभु के बारे में। चैतन्य महाप्रभु कहाँ के? तो बंगाल के, ठीक है? और ये सारे क्वेश्चन जो है हम पहले भी कर चुके हैं और साथ ही साथ जो है इसका जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको क्वेश्चन जो है देखने को यहाँ पर मिलेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन है कि सिंध विजय किसने की? तो सिंध विजय करने वाला कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था, ठीक है? अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद गजनवी के साथ कौन-सा विद्वान आया था? तो ये अल-बरूनी जो है उनके साथ आया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कुर्ता पायजामा प्रचलन किनके द्वारा? तो ये मुसलमान के द्वारा आगमन होता है कुर्ता पायजामा का। अगला क्वेश्चन है कि अलवार एवं नयनार जो है कहाँ के भक्ति संत थे? तो दक्षिण भारत के थे, दक्षिण भारत के। अगला क्वेश्चन मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पर है? तो ये कहाँ
है? तो अजमेर में है। गाना भी सुने होंगे आप। ये क्वेश्चन था और क्वेश्चन है तो उसको देखते हैं। यहाँ पर जो है हाँ है, मिलान करने के लिए यहाँ पर देखेंगे तो मिलान करने के लिए है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक-एक क्वेश्चन को आपको पता होना चाहिए और यहाँ से क्वेश्चन बनता है। आपको देखिए कहीं से क्वेश्चन जो है बनेगा नहीं, बनता है तो बुक से ही बनता है। क्वेश्चन आप भले ही पढ़ लीजिए, दुनियादारी बहुत जहाँ पढ़ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन आप अगर पढ़ लेते हैं सीईआरटी और एनसीईआरटी तो उससे ज़्यादा क्वेश्चन जो है बनेगा नहीं। इतना नहीं, इसमें यह खुद फैक्ट है, कहाँ से क्वेश्चन देगा, लेकिन इसी से उल्टा कर आपको दे देगा तो वही नहीं बना पाइएगा। बस यही है कि आपको ध्यान से पढ़ना है तो आप बना लीजिएगा। चलिए अब जो है यहाँ पर क्वेश्चन बना लीजिए और यहाँ पर मिला दीजिए। कहाँ पर कौन जो है स्थान आपको मिलाना है कि कहाँ के कौन हैं, ठीक है? चलिए पहला देखेंगे निजामुद्दीन औलिया, आपको पता ही होगा कि बहुत ही ये फेमस थे और ये कहाँ के? तो दिल्ली। शंकर देव तो असम चले जाइए। नानक देव तो जानते ही हैं कि नानक देव तो पंजाब। एकनाथ शिंदे अभी मुख्यमंत्री भी हैं ना, एकनाथ, तो एकनाथ कहाँ के? महाराष्ट्र के। शिंदे मतलब कि बोल दिया आपको शिंदे, एकनाथ, ये एकनाथ थे जो महाराष्ट्र के थे। मीराबाई कहाँ के? तो राजस्थान की। संत दरिया साहब तो ये बिहार, आइए बिहार। तो इस प्रकार से यह आपका सुमिलित हो जाता है। चलिए अब जो हम अगला अध्याय चलेंगे और अगला अध्याय का नाम होगा क्षेत्रीय संस्कृति का उत्कर्ष। यहाँ से भी क्वेश्चन बस इतना ही है, देख लेते हैं। पहला है कि उर्दू की उत्पत्ति जो है किस शताब्दी में होती है? तो 11वीं शताब्दी में। उर्दू शब्द का जो है, उर्दू का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो शिविर। और ईरानी सिंधु को क्या कहते हैं? तो हिंदू कहते हैं। अकबर के नवरत्न में कौन? तो तानसेन था। और तुलसीदास ने किस ग्रंथ की रचना की? तो रामचरितमानस की। इतने सारे पॉइंट यहाँ पर क्वेश्चन के रूप में आपको थे। तो ये हो गया। अब जो है अगला अध्याय है, नम्मा अध्याय आपका है और नम्मा से भी आपको क्वेश्चन बनते हैं। और नम्मा का अध्याय का नाम है आपका 18वीं शताब्दी में नई राजनीतिक संरचनाएं। देखिए आपको यहाँ पर कुछ बातें हम आपको बता दें, जैसे कि शिवाजी की प्रशासनिक जो व्यवस्था थी वो अष्टप्रधान था। एक था पेशवा जो प्रधानमंत्री जो है प्रशासन और अर्थ विभाग प्रमुख राजा के बाद सबसे शक्तिशाली अधिकारी। और दूसरा था सर ए नौबत जो सेनापति था। और तीसरा था मजुमदार जो लेखाकार। चौथा था बाकिया नवीस जो होता था गृह एवं गुप्तचर विभाग का। और पांचवा था श्रू नवीस, ये होता था राजा को पत्र व्यवहार में मदद करने वाला। और छठा था दबीब और ये जो विदेशी मामलों को देखता था। और सातवां था पंडित राव जो धार्मिक मामलों का प्रभारी था। और आठवां था न्यायाधीश शास्त्री जो होता था हिंदू न्याय प्रणाली की व्याख्या करने वाला। ये टोटल जो है आपको याद रखना है कि ये शिवाजी के द्वारा जो है अष्टप्रधान थे। और यहाँ पर चौथ और जो है सरदेश मुखी भी इन्हीं के द्वारा लगाया जाता है। चौथ किसको कहते हैं? चौथ होता था मराठों द्वारा पड़ोसी राज्य क्षेत्रों पर हमला नहीं किए जाने के बदले लिया गया कर होता था। यह 25% का होता था। और सरदेश मुखी जो होता था मराठों के बड़े जमींदार परिवार, सरदेश मुखी जो है सरदेश मुखों के द्वारा लोगों के हितों की रक्षा के बदले, लोग के हित की रक्षा होगी उसके बदले ये कर लिए जाते थे। और यह जो है उपज का 9 से 10% का होता था। तो हमने यहाँ पर कुछ बातें आपसे क्वेश्चन से पहले कर ली, हमको लगा कि कर दें, अच्छा है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर हो गया। अब जो है क्वेश्चन बनाएंगे। पहला देखेंगे तो मुगल के उत्तराधिकारी राज्य में कौन राज्य आता है? तो कौन? तो अवध आता है। और दूसरा है बंगाल के स्वायत्त राज्य की स्थापना किसने की? तो मुर्शीद कुली खां के द्वारा किया गया। यहाँ पर देखेंगे अगला क्वेश्चन तीसरा होगा कि सिखों के एक शक्तिशाली राजनीतिक और सैनिक शक्ति के रूप में किसने परिवर्तन किया? तो ये करने वाले गुरु गोविंद सिंह थे, ठीक है। स्थापना तो गुरु नानक के द्वारा होता है, लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है कि गुरु गोविंद सिंह के द्वारा दोनों मतलब राजनीतिक और धार्मिक दोनों रूप से संगठित होने का प्रयास किया गया। और यह जो है 1666 से लेकर 1707 तक का काल इनका होता है, गुरु गोविंद सिंह का।
ठीक है? चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर चौथा नंबर है कि शिवाजी ने किस वर्ष स्वतंत्र राज्य जो है की स्थापना करते हैं? तो ये करते हैं 1674 को। ये सही है आपका 1674। मराठा परिसंघ का प्रमुख कौन? तो पेशवा होता था। कौन? तो पेशवा। ये सिंधिया जो ग्वालियर का, नागपुर में भोसले था और जो विदर्भ में गायकवाड़ था। ये याद रखना है। इस प्रकार से आपका जो है पूरा का पूरा चैप्टर होता है समाप्त और जो है क्लास 7 जितने भी थे क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन थे। हमने पूरा का पूरा आपको करवा दिया है।